नमस्कार। इस हफ्ते टिप्पणी का नया एपिसोड नहीं आ रहा क्योंकि इस हफ्ते न्यूज लॉन्ड्री की पूरी टीम द मीडिया रंबल में व्यस्त थी। लेकिन हम आपके लिए इस हफ्ते कुछ नया लेकर आए हैं, डंकापति स्पेशल शो। समय समय पर आई डंकापति की ये कहानियां आपको हंसाती गुदगुदाती रही हैं। धृतराष्ट्र का रोना धोना, संजय का छेड़ना चिढ़ाना, धृतराष्ट्र संजय संवाद का एक गुलदस्ता है ये एपिसोड। आप इसका आनंद लीजिए, साथ में एक और चीज का आनंद भी लीजिए। इस हफ्ते न्यूज लॉन्ड्री हिंदी अपनी 8वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम कई छूट और गिफ्ट के ऑफर लेकर आए हैं, इसका आनंद भी जरूर उठाइए। इसमें डंकापति स्पेशल कप भी शामिल है। 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के सभी सब्सक्रिप्शन विकल्पों पर 20% की छूट रहेगी और साथ में शुरुआती 8 नए सब्सक्राइबर्स को मिलेगा न्यूज लॉन्ड्री के शानदार मर्चेंडाइज एकदम फ्री। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने वाले शुरुआती 8 सब्सक्राइबर को 3 मर्च फ्री में मिलेंगे। इसमें शामिल होगा डंकापति स्पेशल कप। इसी तरह 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले शुरुआती 8 सब्सक्राइबर्स को 2 मर्च फ्री मिलेंगे और 4 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने वाले शुरुआती 8 लोगों को 1 मर्च फ्री मिलेगा। अब आप टिप्पणी का आनंद लीजिए। चारों तरफ लाक्षागृह में हुए आयोजन की चर्चा थी। लेजर लाइट शो, दस्तरखान पर सजे भांति भांति के व्यंजन, मेहमानों की आमद रफ्त, बयानों की रेलमपेल थी। धृतराष्ट्र को पता था कि डंकापति ने हस्तिनापुर में बीते दिनों कुछ ऐतिहासिक कारनामा किया है। संजय की पोटली भी अनगिनत खबरों के बोझ से फटने को आ रही थी। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से आ रही खबरों को लेकर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे। जो उनके मन में था वही वो संजय के मुख से पूरे दरबार को सुनाना चाहते थे। सो उन्होंने संजय की ओर विस्मयादि बोध से सिर घुमाया। उनके शब्द थे, डंकापति के राज में कैसा धूम धड़ाका चल रहा है। संजय को धृतराष्ट्र के इस तंज से थोड़ा झुंझलाहट हुई। उन्होंने सीधा धृतराष्ट्र के सामने हस्तिनापुर का एक दृश्य खड़ा कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, यह क्या माजरा है? संजय ने कहा, महाराज डंकापति के मेट गाला शो में यह दृश्य साकार हुआ और जैसे ही साकार हुआ वहां पर बापू की एक आकाशवाणी भी प्रसारित हुई। जाइए आप कहां जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे, मेरी आवाज चली आएगी। धृतराष्ट्र सकपका गए। यह तो बापू की समाधि है, वहां पर कैसा मजमा लगा है। संजय ने कहा, लगता है डंकापति ने अब दिल से माफी मांग ली है। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे छोड़ो, तुम क्या जानो डंकापति को। कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं उन्होंने। तमाम दिल और दिमाग से माफी मांगने वाले उनके आगे पीछे पानी भरते हैं। तुम तो आगे का हाल सुनाओ। संजय समझ गए कि आज धृतराष्ट्र के सिर पर डंकापति का भूत सवार है। सो उन्होंने थोड़ा पीछे से बात का सिरा खोला। ऐसा लगता है महाराज कि जल्द ही डंकापति अपने साम्राज्य का नाम आर्यावर्त कर देंगे। धृतराष्ट्र ने टोका, तुम्हारे ऐसा सोचने की वजह क्या है? संजय ने कहा, पहली वजह तो यह कि सनातन पर लगातार हो रहा द्रविड़ों का हमला है। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। धृतराष्ट्र ने पूछा, और दूसरी वजह? संजय ने कहा, दूसरी वजह डंकापति का विपक्ष। वह जब से इंडिया नाम लेकर आया है तब से डंकापति और उनके शागिर्द थोड़ा हड़बड़ाए हुए हैं। I.N.D.I.A अलायंस। संजय जारी रहे, इसी हड़बड़ाहट में डंकापति ने राष्ट्र का नाम भारत कर दिया है। देश का नाम भारत हो या इंडिया, इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस की शुरुआत G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए एक न्योते से हुई है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार अब संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी? क्या अब हमारे देश का एक ही नाम होगा, भारत? इशारों में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बदलने वाला है देश का नाम? क्या भारत से हट जाएगा
इंडिया आज पूरे देश में यही चर्चा चल रही है कि क्या देश का नाम बदलने जा रहा है और क्या देश को अब इंडिया नहीं सिर्फ और सिर्फ भारत ही कहा जाएगा। धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर बोले, यह तो बड़ा अच्छा किया डंकापति ने, पर तुम्हारे आर्यावर्त वाले नाम से इसका क्या लेना देना। संजय बोले, यही तो चिंता है महाराज, डंकापति हर काम रिएक्शन में कर रहे हैं इन दिनों। विपक्ष ने इंडिया नाम रखा तो उन्होंने नाम बदलकर भारत कर दिया। अब विपक्ष अपना नाम बदलकर भारत रखने की सोच रहा है। ऐसे में डंकापति के सामने एक ही विकल्प शेष है, आर्यावर्त। धृतराष्ट्र बोले, छोड़ो ये सब, नाम में क्या रखा है ये बताओ कि हस्तिनापुर में क्या हुआ। सुना है खूब नाच गाना हुआ। संजय बोले, बस पूछिए मत महाराज। नाच गाने का आलम यह रहा कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नेताजी की पार्टियों में लौंडा नाच होता है, वैसे ही हवाई अड्डे पर मेहमानों के स्वागत में हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया गया। ओमान वाले राजा के सामने नाबालिग छोटी उम्र की लड़कियों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन किया। और जब महाबली बाहुबली डंकापति से मिलने पहुंचे तब जो स्वागत संगीत बजा उसका मजमून कुछ यूं था कि मैं तुम्हारे शरीर की संरचना के प्यार में लीन हूं। जानकार कहते हैं कि महाबली इस गाने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खासकर आयोजकों को इस बात की बधाई दी कि गाने के कामुक बोल में जिस तरह से सारे गामा धानी सापा मिलाकर कामुकता को शास्त्रीयता प्रदान की गई, वह रचनात्मकता का चरमोत्कर्ष है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबली से बाहुबली डंकापति के मिलन ने क्या क्या गुल खिलाया। संजय ने कहा, इजाजत हो तो एक कहानी सुना दूं महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, सुनाओ। संजय ने सुनाना शुरू किया। महाबली राजा बाहुबली राजा के देश में घूमने के लिए आने वाला था। महाबली का पूरे विश्व में सिक्का चलता था, मगर बाहुबली उससे तू तड़ाक में बातें करता था। इससे महाबली और बाहुबली की गहरी मित्रता का पता चलता था। दौरे पर बाहुबली ने महाबली का बहुत ख्याल रखा। फुल प्रूफ प्लान बना। स्वागत कार्यक्रम की रूपरेखा को फाइनल टच देने के लिए अंतिम मीटिंग बुलाई गई। वहां पर मंत्री बाहुबली से बोला, महाराज एक कठिनाई है। बाहुबली ने पूछा, कैसी कठिनाई। मंत्री ने कहा, महाराज आपके परम मित्र का स्वागत समारोह जिस मैदान में रखा गया है उसके रास्ते में एक गंदी बस्ती पड़ती है। यह कहकर मंत्री चुप हो गया। राजा सोच में पड़ गया। समारोह में कुछ ही दिन शेष थे। आखिर मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। तभी बाहुबली का सेनापति जोश में बोला, महाराज आदेश हो तो बस्ती पर बुलडोजर चला दूं। मंत्री ने सलाह के अंदाज में कहा, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी हो सकती है। मंत्री का पॉइंट सॉलिड था। राजा ने मंत्री से सहमति जताते हुए अपना शरीर थोड़ा सा ऐंठा और फिर बोला, हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें महारत हासिल हो। मंत्री समझकर मुस्कुराने लगा। सभा बर्खास्त हुई। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद मंत्री और सेनापति का अमला बस्ती की ओर बढ़ने लगा। बस्ती पहुंचकर सेनापति ने देखा वहां बहुत सारे मजदूर खड़े थे। मंत्री ने हुंकारते हुए कहा, यहां से वहां तक, बोले तो जहां तक बस्ती फैली है वहां तक दीवार उठा दो। देखते ही देखते बस्ती के सामने दीवार उठने लगी। बस्ती से एक बुजुर्ग निकला और मंत्री से पूछा, दीवार क्यों उठ रही है। मंत्री ने कहा, हम आदमी को ऊपर नहीं उठा सकते, इसलिए दीवार को उठा रहे हैं। बुढ़ा चुपचाप कोने में बैठकर बीड़ी का कश खींचते हुए उठती दीवार देखने लगा। सेनापति को जिम्मेदारी सौंप मंत्री महल लौट गया। इधर बस्ती के सामने दीवार उठने लगी, बस्ती छुपने लगी। इस बस्ती तक कोई आए या ना आए, थोड़ी सी हवा और रोशनी जरूर आती थी। अब उसका भी गला घोंटा जा रहा है। बस्ती के बाशिंदों में हलचल थी। किसी ने बाहुबली को कोसा, किसी ने महाबली को कोसा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपने भाग्य को कोसा। बस्ती का एक युवक गुस्से में बोला, राजा तो बहुत निकला, दीवार उठा रहा है। सेनापति का ध्यान युवक की ओर गया। क्या कहा तूने? इतने में युवक का बाप बीच में ही बोल पड़ा, मालिक ये कह रहा है कि महाराज बहुत दयालु हैं।
सेनापति ने शंकालु नजरों से दोनों को देखा, फिर बोला, वैसे बुढ़ऊ तुम्हारा लौंडा सही बोल रहा है, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, देखो तुम लोगों की जगह दीवार को उठा रहे हैं। इसके बाद सेनापति जोर से हंसा, सिपाही भी समवेत हंस दिए। देखते ही देखते दीवार उठ गई, अब बस्ती थी भी और नहीं भी। कथा अभी समाप्त ही हुई थी कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछ लिया, ये बताओ डंकापति ने इतना भीषण आयोजन करवाया, उसकी कोई अंदरूनी सूचना भी है तुमको? संजय ने कहा, है ना महाराज, बिल्कुल है। डंकापति ने हस्तिनापुर का माहौल एकदम किम उन जोंग टाइप कर दिया था। धृतराष्ट्र ने इस उत्तर की विस्तार से व्याख्या की मांग रखी। तब संजय ने कहा, दरअसल हस्तिनापुर की सड़कें डंकापतिमय हो गई थी महाराज। लग ही नहीं रहा था कि उनकी सरकार में कोई और नेता भी है। वैसे तो आयोजन कुल 20 देशों का था, लेकिन चारों तरफ तस्वीरें सिर्फ डंकापति की थी। प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स जो कि अलग अलग फॉर्म में हैं, चाहे वो बिलबोर्ड के फॉर्म में हो, पोस्टर्स के फॉर्म में हो, डिजिटल पोस्टर के फॉर्म में हो और कहीं पर आकृति के फॉर्म में हो, उन सब की अगर संख्या की बात करें तो उनकी कुल संख्या होती है 236 इस 12 किलोमीटर के रेंज में। 963 में से 236 पोस्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। धृतराष्ट्र ने मुंह से कुछ फुसफुसाया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। जब किसी को कुछ समझ नहीं आया तब संजय ने माहौल को सहज करते हुए कहा, दरअसल डंकापति ने अपना सारा फोकस 2024 पर टिका दिया है। लगे हाथ संजय ने एक स्पष्टीकरण भी जोड़ दिया, यह बात मैं नहीं कह रहा महाराज, यह तो एक विदेशी बोल रहा है। The whole event threatens to be overshadowed actually by Prime Minister Modi and by India. And we talk about how he's been attracting a lot of criticism from the opposition and generally critics, saying that he's using this event as almost a way to start campaigning early for elections here in India, which are likely to be held in about 8 or 9 months or so. धृतराष्ट्र ने कहा, ये विदेशी सहाफियों को डंकापति से इतनी मिर्ची क्यों लगती है? संजय ने कहा, इसकी वजह शायद ये है महाराज। संजय जारी रहे, चाहे जो हो, डंकापति के लाक्षागृह में चकाचौंध पूरी थी। एकदम दरभंगा के डीजे चंदन के नाइट पार्टी वाला माहौल था। डीजे 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 रवि खेसारी, रवि खेसारी। पूरे हस्तिनापुर को इसी डीजे नाइट वाले चकाचौंध में रंगा गया था महाराज। धृतराष्ट्र को कुछ शंका हुई कि संजय इस झालर मालर पर इतना जोर क्यों दे रहा है। उन्होंने पूछ लिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? तब संजय ने कहा, महाराज डंकापति के आयोजन में जो घोषणाएं की गई उनमें एक योजना यह भी थी। यूरोपीय आयोग ने शनिवार को G20 देशों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने के वैश्विक लक्ष्यों को लेकर सहमति जताएं। संजय जारी थे, एक तरफ धरती की चिंता, दूसरी तरफ ये शोशेबाजी। डंकापति का ऊर्जा मंत्रालय कहता है कि आर्यावर्त की 56% से ज्यादा बिजली कोयला फूंक कर बनाई जाती है। राष्ट्र के बहुत बड़े हिस्से को ठीक से बिजली मिलती तक नहीं है। लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाले हम जैसे लोगों को यह बहुत अश्लील प्रदर्शन लगता है महाराज। धृतराष्ट्र संजय के इस बयान पर थोड़ा ठिठक गए, फिर बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आयोजन ही इतना बड़ा है कि थोड़े बहुत प्रदूषण से क्या फर्क पड़ता है। तुम तो जानते ही हो डंकापति की नफासतें। संजय ने बीच में ही टोंक दिया, नफासत तक तो ठीक था महाराज, लेकिन इतना हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अगर मंडप में बाढ़ आ जाए तो बारात का मजा किरकिरा हो जाता है। अब धृतराष्ट्र थोड़ा सतर्क हो गए। उन्होंने पूछ लिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। संजय ने कहा, बिल्कुल महाराज, जिनके घरों में पानी मैसर नहीं होता उनके घरों को ढकने के चक्कर में डंकापति इतना बिजी हो गए कि अपने मंडप को पानी से बचाने की सुध ही नहीं रही। किरकिरी हो गई महाराज। यह सुनकर धृतराष्ट्र के अंदर बैठा सामंत बोल उठा, ऐसा नहीं है संजय, इंद्रदेव डंकापति की परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि डंकापति का पूरा जीवन परीक्षा देने में गुजरा है। वो सिर्फ परीक्षा देते हैं, परिणाम की परवाह नहीं करते। संजय ने दबी जुबान में कुछ कहा। उनके कहे का मजमून यह था कि परिणाम की परवाह नहीं करते, इसीलिए डिग्री का मामला अभी तक फंसा हुआ है। इसके बाद संजय ने चट से अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, और कुछ हो न हो महाराज, लेकिन डंकापति ने एक बार फिर से लॉकडाउन की याद दिला दी है।
धृतराष्ट्र डंकापति की इस प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा और क्या हुआ? तब संजय ने कहा, पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया था डंकापति ने। आलम ये कि वो हस्तिनापुर के प्रहरी जिनके नाक के नीचे बलवा हो गया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए और उनसे संभाला न गया, उन प्रहरियों को पेड़ों और गमलों की सुरक्षा में लगा दिया गया। हस्तिनापुर की सुरक्षा में तैनात एक वरिष्ठ प्रहरी का यह बयान सुनिए। अपराधियों और असामाजिक तत्वों की पहचान करने के अलावा बीट पेट्रोलिंग स्टाफ को फुटपाथ के आसपास मौजूद लोगों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। जहां गमले में पेड़ और फूल रखे गए हैं, वे ऐसे फुटपाथों के पास रुकने वाले किसी भी वाहन चालक से पूछताछ करेंगे। यदि बीट पुलिसकर्मी किसी गमले को क्षतिग्रस्त पाते हैं या चोरी का मामला पाते हैं तो इसे तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। वरिष्ठ अधिकारी संबंधित एजेंसियों को नए गमले लगाने के लिए सचेत करेंगे। हस्तिनापुर के प्रहरियों को सौंपी गई इस जिम्मेदारी से धृतराष्ट्र का मन द्रवित हो गया। इसी द्रवित मन से वह उठे, डंकापति को शानदार मेट गाला शो की बधाई दी और अंतःपुर को लौट गए। त्रेता युग के आउटर सिग्नल पर खड़े आर्यावर्त में उल्लास उमंग की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इसी माहौल में हस्तिनापुर का दरबार लगा था। महल के परकोटों में हलचल थी, अंतःपुरों में स्वागत गीत बज रहे थे, नगर सजे हुए थे। धृतराष्ट्र और संजय समेत तमाम दरबारी सज धज कर दरबार में पहुंचे थे। धृतराष्ट्र तरंगित अवस्था में थे। सिंहासन पर बैठे बैठे जांघों पर थाप दे रहे थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि आर्यावर्त में हिंदुत्व का रेनेसां चल रहा है। स्वयं डंकापति ने इस अवसर का ऐलान करते हुए 1000 साल का रोड मैप दिया था। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। इस घटना के बाद से आर्यावर्त में वातावरण बेहद शाकाहारी और पवित्र टाइप हो गया था। धृतराष्ट्र ने संजय को उवाचा, रेनेसां के बाद डंकापति क्या कर रहे हैं? संजय ने ध्यान लगाया। तार बेतार संपर्क से आर्यावर्त का हाल जाना और फिर वापस दरबार में लौटे। धृतराष्ट्रमय दरबारी एकटक संजय का मुंह निहार रहे थे। संजय ने मुंह खोला, बदले में कुछ बोला। सार यह कि जम्बूद्वीप में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वापस लौटे डंकापति थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करते करते उन्होंने पाटलिपुत्र का सिंहासन पलटीपुत्र के जरिए अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार में अब तक नीतीश की सरकार है और आरजेडी की। खबर यह है, फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। हर कोई एक ही बात कह रहा है, नीतीश कुमार सियासत के सबसे बड़े धुरंधर है, लेकिन इसी के साथ पलटू राम भी। और एक बार फिर पलटी मारेंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। योगा में चक्रासन होता है, उसी तरह राजनीति में अब पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार ने नीतीश आसन का आविष्कार किया। यह नया आसन है, नीतीश आसन। धृतराष्ट्र ध्यान से संजय की बात सुन रहे थे। इसके बाद संजय ने जो जानकारी दी उसे सुनकर धृतराष्ट्र चौकन्नेपन की परम अवस्था में पहुंच गए। कान खड़े, निगाहें स्थिर, शांति का वातावरण। जम्बूद्वीप में प्राण प्रतिष्ठा और पाटलिपुत्र का सिंहासन हथियाने के बाद डंकापति ने अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के लिए राजमहल में एक पार्टी का आयोजन किया। सबको दावत दी गई। एक तरह से सर्वदलीय जश्न था। चारों तरफ खुशियां थी, नाच गाना चल रहा था। फलों के जूस की नदियां बह रही थी। खासकर अंगूर के जूस की डिमांड ज्यादा थी। गिलास से गिलास लड़ाए जा रहे थे। स्टील के गिलास आपस में टकराकर शीशे जैसी खनक के बजाय धातुओं वाली टनक पैदा कर रहे थे। खड़गे जी, केजरीवाल जी, मोइत्रा जी, झा जी, राउत जी, अब्दुल्ला जी, थरूर जी, स्टालिन जी, ममता जी, तमाम जी वाले नेता डंकापति की इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे। कहने को पार्टी सर्वदलीय थी, लेकिन माहौल एकदम सर्वधर्म प्रार्थना सभा वाला था। जश्न जारी था कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है। मेहमानों में सुरूर चढ़ रहा था और पार्टी में परवान चढ़ रहा था। वातावरण में लगभग आग लगाते हुए डंकापति ने ऐलान किया, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। गिलास टकराने बंद हो गए। सारे मेहमान डंकापति की ओर ताकने लगे। सबका ध्यान अपनी तरफ खिंचा पाकर उन्होंने बात को आगे बढ़ाया। यह अंताक्षरी थोड़ा अलग होगी। यहाँ मैं एक कीवर्ड दूंगा और आप सबको उस पर कुछ गीत गवनई करना होगा।
खड़गे जी ने सकुचाते हुए कहा, मेरे को कहाँ गाने बजाने में भिड़ाता है आप डंकापति जी। डंकापति ने कहा, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खड़गे जी खेलेंगे हम अंताक्षरी। सारे मेहमान गोल घेरा बनाकर बैठ गए, बीच में डंकापति। उन्होंने अपनी चिर परिचित नक्सीरी आवाज में कहा, मित्रों, आज का कीवर्ड है नीतीश कुमार और पहला गाना गाएंगी आदरणीय बहन मोइत्रा जी। यह सुनकर बहन मोइत्रा सकपका गई। उन्होंने कहा, ये क्या डंकापति जी, मेरी एक्सपर्टीज तो अडानी मामलों में है, मैं नीतीश पर गाना कैसे गाऊंगी। बहन मोइत्रा के इस इसरार पर डंकापति कुछ नहीं बोले, लेकिन सभा में मौजूद बाकी मेहमानों ने बहन मोइत्रा को घेर लिया। गाना तो पड़ेगा। खुद को चौतरफा घिरा पाकर बहन मोइत्रा ने एक शेर अर्ज किया। कहते हैं सियासत के दो पहलू हैं नीतीश पासवान, कहते हैं सियासत के दो पहलू हैं नीतीश पासवान, जिभा की तरकीबें अलग अलग हैं, एक झटका तो दूसरा हलाल। सभा वाह वाह के कहकहों से गूंज उठी। बहन मोइत्रा ने सिर झुकाकर सबकी खुशामदीद की। तब डंकापति ने अपनी उंगली खड़गे जी की तरफ उठा दी। सबकी निगाहों के घेरे में पाकर खड़गे जी ने एक दोहा सुनाने की इजाजत चाही। साथ ही उन्होंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया कि मेरे दोहे में कीवर्ड भले ही मिसिंग हो, लेकिन आत्मा वही है। सबने हाथ उठाकर उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए बिना कीवर्ड वाला दोहा सुनाने को कहा। खड़गे जी ने उवाचा, रघुकुल रीति सदा चली आई, बचन जाए पर तखत न जाए। दोहा खत्म होते होते राउत जी के मुंह से तारीफ के बोल फूट पड़े। क्या दूर का मारा है खड़गे साहिब आपने। अभी राउत जी की तारीफ खत्म नहीं हुई थी कि डंकापति ने उंगली झा जी की तरफ घुमा दी। झा जी ने बेहिचक ऊंची आवाज में शुरू किया, कभी आपका तो कभी हमारा यार है। इसके बाद झा जी ने तवज्जो की चाह में इधर उधर देखा। भीड़ ने इरशाद इरशाद का संपुट दिया। तब झा जी दोगुने जोश से बोले, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। पार्टी में कोलाहल मच गया। क्या पक्ष क्या विपक्ष। झा जी की शायरी सुनकर सब गदगदा गए। सोनम गुप्ता की बेवफाई पर नीतीश कुमार की बेवफाई भारी पड़ गई। कुछ सांसदों ने मिलकर झा जी को कंधे पर उठा लिया। काफी देर तक सब झूमते रहे। सभा शांत हुई तब डंकापति ने अपनी उंगली अब्दुल्ला जी की ओर घुमाई। बाकी मेहमानों की निगाह भी अब्दुल्ला साहब की ओर उठ गई। गाने बजाने के शौकीन अब्दुल्ला साहब आज फकीरी अंदाज में थे। सबसे पहले उन्होंने कबीर दास से क्षमा याचना की। उसके बाद बोले, नीतीश कुआं एक है पानी भरे अनेक, नीतीश कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। अब्दुल्ला साहब की सियासत पर इतनी समीचीन टिप्पणी और यथार्थवादी विश्लेषण पर केजरीवाल ने मुट्ठी भर तारीफ उछाल दी। राजनीति की कितनी सुंदर विवेचना आपने कर दी अब्दुल्ला साहब। कबीरदास जी को जिस खूबसूरती से आपने नीतीश के साथ रिप्लेस किया है, उसका तो मैं मुरीद ही हो गया। केजरीवाल ने अभी तारीफ खत्म ही की थी कि डंकापति ने उंगली केजरीवाल की तरफ घुमा दी। केजरीवाल ने कहा, जब मौसम कबीरदास का है तो मैं भी एक दोहा ही सुनाना चाहूंगा। भीड़ से आवाज आई, क्या बात क्या बात। तब तक केजरीवाल ने अपना मन बदल दिया। उन्हें याद आ गया कि वोटरों को सुंदरकांड सुनाना है। कबीर के दोहे में कोई वोट नहीं रखा है। सो उन्होंने पलटी मारते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं रामचरितमानस की शरण में जाऊंगा। फिर भीड़ से वही आवाज आई, क्या बात क्या बात। तब केजरीवाल ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, पटना में फिर पलट बिहारी। सांसदों के झुंड ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यह वाला नहीं माना जाएगा, बहुत छोटे में निपटाना चाहते हैं छोटे नवाब, कुछ और सुनाना होगा। दबाव में केजरीवाल ने दूसरा गाना शुरू किया। एक अड़े है नाम मार्ग का कहते सीएम आवास, पलट बिहारी भवन हुआ जब पहुंचे नीतीश कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह सुनकर डंकापति अचानक से असुरक्षित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि राम और हनुमान पर तो उनका कॉपीराइट है, नारे केजरीवाल लगा रहा है। उन्होंने चट से बीच में हस्तक्षेप करते हुए राउत जी को आमंत्रित किया। राउत जी ने आते ही कबीरवाणी ठोकी, ऐसी पलटी मारिए सोच सके ना कोई, औरन को भौचक करे खुद भी चौचक होए, रे भैया खुद भी चौचक होए। रात चढ़ाई थी, पार्टी समाप्ति की ओर थी। धीरे धीरे मेहमान लड़खड़ाते कदमों से अपने घरों को निकल रहे थे। अंगूर का जूस एसिडिटी पैदा कर रहा था।
डंकापति को भी याद आया कि अगली सुबह मन की बात करना है, रात ज्यादा हो गई है। सबसे विदा लेकर वो लोक कल्याण के लिए निकल गए। बाकी जनता भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गई। पार्टी का आंखों देखा हाल बयान करने के बाद संजय ने चुप्पी साध ली। तब धृतराष्ट्र की तंद्रा भंग हुई। वो डंकापति के महल की कथा सुनने में बुरी तरह से संलिप्त हो गए थे। वर्तमान में लौटे तो पाया कि दरबार में भी सांझ ढल आई है। वो सभा विसर्जन का आदेश देकर उठे और अंतःपुर को लौट गए। तय समय पर संजय मैं दरबारी सभा में उपस्थित हुए। हस्तिनापुर की हवा में बारूद की गंध थी। यह इस बात का सबूत था कि रियाया ने दिवाली के मौके पर अपनी सांस घोटने का काम पूरी जिम्मेदारी और तन्मयता से निभाया था। दरबार झालरों और लड़ियों से अभी भी जगमग था। धृतराष्ट्र के माथे पर शेष बचा हुआ तिलक बता रहा था कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा उन्होंने विधिवत रीति रिवाजों के साथ की थी। वो बैठे हस्तिनापुर में थे, लेकिन याद उन्हें जम्बूद्वीप की आ रही थी। उन्होंने संजय से पूछा, सुन रहे हैं कि जम्बूद्वीप में दिवाली पर जमकर रौला कटा है। चारों तरफ दीप ही दीप जले, खुशियां ही खुशियां थी। संजय ने कहा, वाजिब फरमाया महाराज, कमजोर आंख वालों की तो नजरें ही चुधिया गई। नेत्रहीन धृतराष्ट्र यह सुनकर तिलमिला गए। संजय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, सो उन्होंने जल्द से एक वृत्त चित्र चालू कर दिया। धृतराष्ट्र यह सब तो देख नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने कल्पना की आंखों से कार्यक्रम की दिव्यता का अंदाजा लगाया। इसी क्रम में उन्होंने संजय से पूछा, और जम्बूद्वीप की रियाया के लिए क्या प्रबंध थे? तब संजय ने भ्रुकुटियों को थोड़ा तानते हुए कहा, पिछली बार तो रियाया दिए में बचे हुए तेल निकालने में कामयाब हो गई थी। इस बार उसे दिए में बचे हुए तेल से भी वंचित कर दिया गया। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई। संजय ने उनकी बेचैनी को शांत करते हुए कहा, इस बार मसला एकदम साफ था। जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ, सारे दिए, मैं, तेल और बाती झाड़ू मारकर सरयू में प्रवाहित कर दिए गए। तेल नदी में जाए, नदी के जीव जंतु खाएं, मरें, उनकी अपनी किस्मत। लेकिन गरीब आदमी तेल पर हाथ साफ नहीं कर सकता। और जमीन पे तेल बहाया जा रहा है। तब अभी ये सब दीपक सारे जलाए भी नहीं गए थे, में से बहुत से दीपक जले नहीं है। 90% नहीं जले। संजय ने बोलना जारी रखा। दिए पूरा नहीं जले थे, उनमें तेल भी पड़ा था। बेहतर तो होता कि गरीब उस तेल को निकाल ही लेते, लेकिन सरकारों के लिए यह कोई अच्छी तस्वीर नहीं होती। सरकार जनता का तेल निकालने के लिए होती है। जनता सरकार के दिए से अगर तेल निकाल ले तो यह सरकार का इकबाल खत्म होने वाली बात है। और साथ में उस दिव्य भव्य आर्यावर्त की छवि का भी सवाल है, जहां राम राज्य आ चुका है। वहां पर लोग जले हुए दियों से तेल निकालें, यह भला कैसे बर्दाश्त होता। इससे भी अहम बात यह कि दिए कोई त्योहार मनाने या रोशनी फैलाने के लिए नहीं जलाए गए थे। वह काम तो आदमी अपने घर, दुकान, मकानों में करता है। अयोध्या में दिए जलाए गए थे रिकॉर्ड बनाने के लिए। रिकॉर्ड बन गया, उसके बाद झाड़ू मारना ही सर्वोत्तम विकल्प था। धृतराष्ट्र को संजय की बातों में मजा नहीं आ रहा था। मायूसी की हालत में उन्होंने डंकापति को याद किया। डंकापति का जिक्र सुनकर संजय का चेहरा खिल उठा। खिले खिले चेहरे से उन्होंने कहा, बड़े दिनों बाद डंकापति पुरानी रंगत में लौटे। लगता है त्योहारों के मौसम ने उनके ऊपर कुछ जादू सा किया है। 400 पार वाले नॉन बायोलॉजिकल झटके से उबरने में उन्हें काफी वक्त लग गया, पर लगता है कि अब उबर गए हैं। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। संजय ने कहा, उबरना तो छोटी बात होगी महाराज,
मुझे तो लगता है कि डंकापति मई 2024 के पहले वाली अवस्था में लौट आए हैं। जो डंकापति अब तक बता रहे थे कि लोग आपकी भैंसें खोल ले जाएंगे, वो अब बता रहे हैं कि लोग आपकी बेटियों को भी उठा ले जाएंगे। इसलिए वोट सिर्फ उन्हें ही दें। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। डंकापति का यह रूप देखकर धृतराष्ट्र के अंदर तसल्ली का भाव जगा। आश्वस्ति के भाव से उन्होंने डंकापति की हालिया गतिविधियों का जायजा लेने की सोची और संजय से कहा, राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित डंकापति की कुछ कहानियां सुनाओ। संजय ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, डंकापति बुजुर्गों की सेवा में बुरी तरह से लीन हैं। दिन रात बुजुर्ग रटते रहते हैं। खुद 75 के हो रहे हैं, लेकिन सेवा उन्हें 70 पार वाले बुजुर्गों की करनी है। कुछ भी इस सेवा में उन्हें सिर्फ एक बात का गम खाए जा रहा है, वो दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। धृतराष्ट्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सवाल दागा, क्या बाकी देश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों का कल्याण कर दिया डंकापति ने? संजय कुछ बोलने के लिए कुलबुला रहे थे। धृतराष्ट्र के सवाल ने उनकी कुलबुलाहट को उगलने का अवसर दिया। कुछ बोलने की बजाय उन्होंने एक वृत्तचित्र चालू कर दिया। संजय ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। पूरे देश की रेल डंकापति ही चलाते हैं, लेकिन उनकी सेवा में कुछ कसर रह गई है। दिल्ली बंगाल के बुजुर्गों के दर्द में डंकापति दिल्ली से बिहार और बंगाल जाने की चाह रखने वाले युवाओं को भूल गए हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं। एक फिरंगी महिला से यह सब देखा नहीं गया, सो वो भारतीय रेलों का खुला सच खुले में लेकर आ गई। आर्यावर्त के गांव भले ही खुले में शौच से मुक्त हो चुके हों, लेकिन आर्यावर्त की रेलें खुले में शौच जितनी ही गंदी और दुर्गंध से युक्त हैं। इसके शौचालय खुले में शौच जितने ही सुवासित और हाइजीनिक हैं। संजय जारी थे। इसके आगे जो हुआ वह आपके लिए जानी पहचानी पटकथा है। एक आईटी सेल है, उसके 1,50,000 खलिहर ट्रोल उचक्के हैं। उन्होंने फिरंगी महिला को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ ने उसकी मंशा पर सवाल उठाए, कुछ ने गाली गलौज की और कुछ ने उसके ट्रैवल बजट की खिल्ली उड़ाई। ज्यादातर समझदार लोगों ने उसे वंदे भारत में यात्रा करने की सलाह दी। मुझे इन ज्यादा समझदार लोगों से विशेष हमदर्दी है। ये भारत के वो जागरूक नागरिक हैं जिनके दिमाग में कूट कूट कर भरा हुआ है कि इस देश में सारा मामला औकात से तय होता है। यहाँ कुछ लोगों की औकात होती है और कुछ लोगों की औकात नहीं होती। जिनकी औकात होती है वो वंदे भारत ट्रेन से थोड़ी इज्जतदार यात्रा कर सकते हैं। जिनकी औकात नहीं होती वो फाफा मऊ बजरडीहा इंटरसिटी में इज्जत दांव पर लगाकर यात्रा करते हैं। सबको इज्जत के साथ यात्रा करने का अधिकार इस देश में नहीं है। आईटी सेल के खलिहर लौंडों ने यही बात पूरी अभद्रता और अश्लीलता के साथ उस विदेशी महिला को समझा दिया। अगर आप हमारे देश को नीचा दिखाना चाहती हैं तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपना बजट बढ़ाइए, फिर से कोशिश करिए। ये लड़की बहुत चालाक है। इसे पता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। बस भारत को भला बुरा कहो और वायरल हो जाओ। जेब में पैसे नहीं हैं तो हमारे देश में आने की जरूरत नहीं। भिखारियों का आना मना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन बहुतेरे राष्ट्रवादी ऐसे भी हैं जिन्हें उस विदेशी महिला को सबक सिखाने की हुड़क तो थी, लेकिन वो अपनी शीलता और भद्रता को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। ये सच्चे अर्थ वाले राष्ट्रवादी थे। इन लोगों ने उस विदेशी महिला को सबक सिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और आर्यावर्त की रेल में यात्रा की एक दुर्लभ तस्वीर साझा की।
शील और भद्र राष्ट्रवादी ट्रोल उचक्कों ने तर्क दिया कि हमारी रेलें इतनी स्वच्छ और सुवासित हैं कि आप उनके शौचालयों में भी आराम की नींद लेते हुए यात्रा कर सकते हैं। बात साफ है कि विदेशी महिला जानबूझकर आर्यावर्त को बदनाम करना चाहती है। यह जो युवक ट्रेन के शौचालय में सो रहा है वह डंकापति के ताज़ा सुपर पावर बने आर्यावर्त का प्रतिनिधि है। बड़ी देर से हाथ पर हाथ धरे संजय की बात सुन रहे धृतराष्ट्र का मन बैठ गया। उन्होंने पूछा, जब यह सब हो रहा था तब डंकापति के शागिर्द वैष्णव महाराज कहाँ थे? संजय ने कहा, वो हाथ हिला रहे थे। संजय ने कहा, लगता है प्लेटफॉर्म पर 1,50,000 लोग उनका हाथ हिलाना देखने के लिए खड़े थे। धृतराष्ट्र को उम्मीद नहीं थी कि उनके अखंड प्रिय डंकापति के राज में रियाया शौचालयों में सो रही है और उनके शागिर्द वैष्णव हाथ हिलाने में व्यस्त हैं। इतनी डिग्निफाइड जिंदगी मुहैया करवाने के लिए वो किसे बधाई दें तय नहीं कर पाए। ऊहापोह की अवस्था में उन्होंने कहा, कुछ और सुनाओ संजय। संजय कुछ और सुनाने को तैयार बैठे थे। यह कुछ और डंकापति से ही जुड़ा था। संजय ने उवाचा, डंकापति ने एकता नगर में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रवचन दिया। डंकापति की एकता बिना कुछ लोगों को बांटे, कुछ दुश्मन खड़ा किए पूरी नहीं होती। डिवाइड के बीच यूनिटी का खूबसूरत पैराडॉक्स है डंकापति। यह कहकर एक बार फिर से संजय ने एक वृत्तचित्र चला दिया। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। संजय जारी रहे, इतना ही नहीं महाराज, एकता नगर में डंकापति ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी बुलंद किया। बड़ा बुरा समय आ गया है। कहाँ डंकापति के इशारे पर लोग नारे रिपीट किया करते थे, शब्द संक्षेप बनाते थे, और कहाँ डंकापति को योगीराज का नारा दोहराना पड़ रहा है कि एक है तो सेफ है। धृतराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे वाली बात दिलचस्प लगी। उन्होंने इसकी तफसील में जानने का निर्णय किया। संजय ने उनकी मंशा पूरी करते हुए कहा, दरअसल महाराज योगीराज ने जम्बूद्वीप में यह नारा सबसे पहले लगाया था। उनका कहना था कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। यह जो बटने पर कटने का खतरा था वह मुसलमानों से था, जो कि बांग्लादेश के संदर्भ में योगीराज ने कही थी। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुसलमानों के खिलाफ कोई भी नारा इन दिनों वैसे भी सुपरहिट हो जाता है। सो योगीराज के पीछे पीछे भागवत जी और डंकापति सब ने उस नारे को रिपीट किया। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। बात कही गई थी मुसलमानों के संदर्भ में, लेकिन डंकापति ठहरे डंकापति। एक तो दूसरे का नारा दोहराने की मजबूरी, ऊपर से डॉग व्हिसल की मजबूरी। सो उन्होंने इसे राष्ट्रहित का नारा घोषित कर दिया। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। धृतराष्ट्र लगभग चट्टान की अवस्था में थे। उन्होंने कहा, कुछ तड़कती भड़कती खबर सुनाओ। संजय ने कहा, जो आज्ञा महाराज। ये कहकर उन्होंने तड़कती भड़कती खबर पेश की। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सीमा विवाद से जुड़ी 2 जगहों पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल होने जा रही है। ये है देपसांग और देमचोक, जहां दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने का काम 80 से 90% पूरा हो चुका है। इस तड़कती भड़कती खबर को सुनते ही धृतराष्ट्र भड़क गए। संजय, तुम हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो?
महाराज का गुस्सा देखकर संजय सकपका गए। अभी संभल भी नहीं पाए थे कि धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, यह बात तुमने ही बताई थी ना मुझे? न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। धृतराष्ट्र तमतमाए हुए थे। पहले बोलते हो कोई घुसा नहीं है, अब बोल रहे हो पीछे हट रहे हैं। कौन नहीं घुसा था और कौन पीछे हट रहा है? कुछ मान मर्यादा का ख्याल है? संजय से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। उन्होंने हकलाते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। जैसा डंकापति ने बताया था मैंने वैसा ही आपको बताया। धृतराष्ट्र का मूड खराब हो चुका था। वह उठे और अंतःपुर को लौट गए। अगले हफ्ते होगी एक नई टिप्पणी। नमस्कार।